तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 32। वो जब घर आई तो बिना साइका राव से मिले कमरे में चली गई थी। मैंने घर में कुछ चेंजिंग करवाई है। तुम्हारा जो कमरा था वो दोबारा से बनवाया है। उसकी बालकनी पसंद नहीं थी मुझे। दूसरा, तुम्हारे कमरे के सामने बना स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है। नेल्सन के कमरे का इंटीरियर भी चेंज करवाया है मैंने। बाकी का थोड़ा बहुत तब्दील करवाया है। जान की आवाज़ दोबारा कानों में गूंजी तो वो कानों पर हाथ रखते रो दी। आवाज़ को गले में दबा दिया था ताकि साइका राव तक आवाज़ ना पहुँचे। वो वहाँ से आते वक्त उनसे रिक्वेस्ट कर आई थी कि घर को संभाल कर रखे, लेकिन उन्होंने तो उसका इतना मान भी नहीं रखा था। रखते भी क्यों, मैं गुनहगार थी, उनके पैसे चुराए थे। वो तल हंसते बोली। चेहरा साफ करते वो वॉशरूम में चली गई। कुछ दिन बाद नेल्सन वापस क्यों आ गई? आज जब वो घर वापस आई तो नेल्सन पहले से ही मौजूद था। आप ही छुट्टियाँ हो गई थी कुछ दिनों के लिए। टीचर्स की कोई स्ट्राइक चल रही थी। अच्छा किया, मैं सोच रही थी कि मामा को हॉस्पिटल ले जाऊँ। मैंने देखा बॉक्सर बात करते करते थक जाती हैं, सांस भी फूल जाता है। वो परेशानी से बोली। सुबह चलते हैं आप ही। मैं भी देख रहा हूँ वो काफ़ी वीक हो गई हैं। खाना खा लिया? जी आप ही खा लिया था, आपका वेट कर रहा था। खाना लाऊं आपके लिए? हाँ, मैं फ्रेश हो लूँ फिर खाती हूँ। मामा ने भी खाया था, वो वापस मुड़ के बोली। जी आप ही खाया था, लेकिन बहुत थोड़ा सा, मुँह भी हो रहा था। उन्हें तो मेडिसिन लेकर सुला दिया था। तो तुम खाना लाओ, मैं तब तक फ्रेश हो लूँ। वो साइका को सोते फ्रेश होने चली गई। रात को खूब मौसम ख़राब हुआ था। हर तरफ बारिश ने जलथल मचा दी थी। सर्दी ज़ोरों पर थी, लेकिन अंदर साइका राव पसीने से शराबूर लंबे लंबे सांस ले रही थी। उन्होंने तौकी को बुलाया, लेकिन वो शायद गहरी नींद सो रही थी, इसलिए उस तक आवाज़ नहीं पहुंची थी। नेल्सन, तौकी, वो गले पर हाथ रखते गहरे सांस ले रही थी। साइड पर पड़े पानी के जग से वो पानी पीने के लिए उठी, जब हाथ लगने से जग नीचे गिरा। तौकी और नेल्सन हड़बड़ाते हुए उठे थे। माँ को देखकर वो दोनों घबरा गए थे। मामा, क्या हुआ आपको? नेल्सन चाहे कदमी बड़ा हो गया था, लेकिन था तो बच्चा ही ना। माँ को देखकर घबरा गया था। मैं ठीक हूँ, वो रुक कर बोल रही थी। वो दोनों बहन भाई मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें रोड तक लाए थे, लेकिन शायद उनकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो सड़क के किनारे ही गिरकर बेहोश हो गई थी। मामा, नेल्सन और तौकी की चीख बेसाख्ता थी। बरसती बारिश में वो पागलों की तरह सड़क पर खड़ी लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी। और उसकी माँ अपने छोटे बेटे की गोद में सर रखे होशो-खित से बेगाना थी। बरसती बारिश ने उनको मुकम्मल भिगो दिया था। बड़ी मुश्किलों से वो माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे थे। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ से पहले उनका इलाज चल रहा था। वो नेल्सन को सीने से लगाए मुसलसल रो रही थी। डॉक्टर आ जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया था। डॉक्टर, मामा कैसी हैं अब? था कि बेटा, मुझे लगता है अब सर्जरी में देर नहीं करनी चाहिए। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। अभी तो वो आराम कर रही हैं, सुबह उसकी सर्जरी करेंगे। आप लोग पेमेंट करवा दें, सुबह पहली सर्जरी तुम्हारी मामा की होगी। वो डॉक्टर जॉनसन का दोस्त था, इसलिए वो सबको अच्छे से जानता था, लेकिन धोखे के बारे में वो अभी तक लाइव था। वो नहीं जानता था कि वो अब जॉनसन की ज़िंदगी में नहीं रही थी। डॉक्टर, अब सर्जरी की तैयारी करें, मैं पैसे जमा करवाती हूँ। वो नेल्सन को मामा के पास छोड़े हॉस्पिटल से निकल गई थी। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? वो सर चकरे फूट कर रोती थी। सब कुछ तो लुट चुका था उसका। वहाँ से साफ करते हॉस्पिटल से बाहर आई। उसका रुख अपने क्लब की तरफ था। वहाँ पहुंचकर जब उसने ओनर की सारी बात बताई तो उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। अभी तो ज्वाइन किया था तौकी ने, और इतना बड़ा लोन वो कैसे दे देते। वो शिकस्ता कदमों से वहाँ से निकल आई थी। जहाँ जहाँ उसका बस चल रहा था वो गई, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की थी। अब एक ही रास्ता बचा था। उसका रुख अब जॉनसन के ऑफिस की तरफ था। जॉनसन मीटिंग से फ्री हुआ तो पियून ने उसे तौकी की आमद का बताया। वो हैरान हुआ था, उसका यहाँ होना उसने सोचा नहीं था। अंदर भेजो। जी सर। पियून सर हिलाते वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर गुजरी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी।
कैसे आना हुआ? उसका मलकजा हेरी हुलिया आंखों की सुर्खी उसे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। जॉन ने सिगरेट सुलगाई थी। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर वक्त पर पैसे जमा ना करवाए तो वो मर जाएंगी। उस बेरहम के सामने हाथ जोड़े अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ उन्हें? तुमने बताया क्यों नहीं? वो बेचैन होते उठा। रात को हार्ट अटैक आया तो उन्हें। वो हॉस्पिटल में है, प्लीज़ मदद करो, वो मर रही हैं। जॉन ने फ़ोन निकालते किसी को मैसेज किया था और फिर तौकी की तरफ मुतवज्जो हुआ। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ते बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बोलो क्या करना है मुझे? तुम्हें मरना होगा। वो किस तरह से खुद पर जब्त कर रहा था वही जानता था। साइका राव का सुनकर दिल रुक रहा था। वो सफाकियत से बोला तो वो सुन से खड़े उसे देखती रह गई। मतलब वो साफ है, मुझसे शादी कर लो, मैं पैसे दे दूँगा। कितना सफाक था वो। उसकी माँ मार रही थी और उसे अभी अपना बदला याद था। क्या वो भूल गया था कि कभी वो उन्हें माँ बुलाते थे और आज उनकी ज़िंदगी की कीमत लगा रहे थे? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो जॉन? तुम्हें आज भी अपना बदला याद है? थोड़ी सी इंसानियत ही दिखा दो जॉनसन तनिष्क। शबनमी लहजे में बोली थी, तुम्हारे साथ मेरा इंसानियत का रिश्ता भी नहीं है तौकी राव। बताओ अगर मंजूर है तो, वरना सॉरी मुझे बहुत काम है। वो फाइल खोलते खुद को मसरूफ़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, वरना दिल फट जाने को था। वो उसे देख कर रह गई। माँ का दर्द चेहरा आंखों में घूमा तो दिल बंद होने लगा था। मुझे कबूल है, प्लीज़ जल्दी से पैसे दे दो। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे, मैं वैसे ही करूँगी। मुझकी लेते बोली तो जॉनसन ने उसका हाथ थामते ऑफिस से बाहर निकला तो सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। जब वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, जैक्सन जैक काशवा पहले से ही वहाँ मौजूद थे। जॉनसन ने ऑफिस में ही जैक को मैसेज कर दिया था। रात से सुबह हो गई थी और साइका को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। जैक हम अभी वापस आते हैं। जॉनसन ने जैक को कहा तौकी का हाथ पकड़ के वहाँ से निकला था। कहाँ लेकर जा रहे हो? आंटी का ऑपरेशन स्टार्ट है, हम कोर्ट जा रहे हैं शादी करने। वो सपाट लहजे में बोला। अंदर मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। प्लीज़ मैं कहीं भाग नहीं रही, मैंने वादा किया आपसे, मैं शादी करूँगी आपसे। वो रोते बोली थी, तुम्हारी जैसी लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर जाओ कौन जाने, इसलिए शादी अभी और इसी वक्त होगी। मुझ जैसी लड़की पर अगर भरोसा नहीं है तो क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? क्यों ऐसी लड़की को अपनाना चाहते हो जो कुछ भी कर सकती है? उसे सकते बोली, किसी भूल में मत रहना तौकी राव। तुमसे शादी करूँगा तो अपना बदला पूरा कर सकूँगा ना। यूँ समझ लो तुम्हें बदले के लिए अपना रहा हूँ, वरना तुम्हारा वजूद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तंजिया हंसते हंसते बोला और बिना टॉपी को कोई मौका दिए वो उसे गाड़ी में धकेलते वहाँ से निकल गया था। कुछ देर बाद ही तौकी राव से तौकी जॉनसन मिल गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। हाँ, वो चाहती थी उस जालिम को बेपनाह चाहती थी, शादी भी करना चाहती थी, लेकिन ऐसे सब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। आज कोई भी न्यूज़ नहीं था उसके पास। और शादी के बाद जॉनसन की तंजिया मस्कर भरी निगाहों से अपने जिस्म के आर पार गुजरती महसूस हो रही थी। उस पर जता रहा था कि वो हाकिम है, कुछ भी कर सकता है इसके साथ। वो कोर्ट से बाहर आए तो तौकी ना चाहते हुए भी रो दी थी। रो क्यों रही हो? उस पर जुल्म की इंतहा करके उससे पूछ रहा था कि रो क्यों रही हो? अपनी बदबख्ती पर रो रही हूँ, बर्बाद कर दिया था तुमने मुझे, मेरी इज़्ज़त, मेरी ज़िंदगी सब बर्बाद कर दिया। मुझे उस बदले की भेंट चढ़ा दिया, मुझे उस गलती की सज़ा दी जो मैंने की ही नहीं। एक दिन आएगा जब मेरी बेगुनाही साबित होगी और इस दिन तुम्हारे पास सिवाय दुख और पछतावों का कुछ नहीं होगा। तुम रोगे, तड़पोगे, गिड़गिड़ाओगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। बद्दुआ दे रही हो मुझे? वो तो मस्कर से बोला। हाँ, दे रही हूँ बद्दुआ। जैसे मैं तड़पी हूँ तुम भी तड़पोगे। मुझसे मेरी जीने की वजह छीन ली तुमने।
दिन पछताओगे जॉनसन। तुम्हें मोहब्बत की ज़रूरत होगी लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। मेरा दिल तोड़ा है तुमने। मुझे उस दिन तक इंतज़ार रहेगा जब तुम दर्द की तकलीफ़ से तड़पोगे, लेकिन तब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। एक दिन तुम्हारा गरूर टूटेगा, फिर मैं देखूंगी कैसे बिखरोगे तुम। तुम्हारी यह नाव तुम्हें ले डूबेगी और बचने का कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास। बस बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं कभी नहीं बिखरूंगा, कभी नहीं टूटूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने का कुछ भी नहीं है। डर नहीं है मुझे किसी भी चीज़ का, और मेरे भाई काफ़ी है मेरे लिए। तो की रहो। और अगर कभी ऐसा वक्त आ भी गया तो तुम्हारे पास फिर भी नहीं आऊँगा। किसी दूसरी औरत में सुकून तलाश लूँगा, लेकिन तुम्हारे पास मरकर भी नहीं आऊँगा। याद रखना ये बात। कैसा शौहर था जो अपनी आधे घंटे की दुल्हन के सामने किसी दूसरी औरत की बात कर रहा था, उसे बता रहा था कि वो किसी और औरत में सुकून तलाश करेगा। नफ़रत में ही सही वो उसे अपनी मलकियत तो समझता, लेकिन शायद वो माहिर था दिल दुखाने में, लफ्ज़ों की मार मारने में। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए जॉनसन साहब। क्या पता यही बातें घूम फिर कर तुम तक आ ही जाएं। तुम जैसा बेहिस और मतलबी इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, लेकिन अब पछता रही हूँ कि काश तुमसे हटकर किसी और को देख ही लेती। मेरी तो सारी दुनिया ही तुम लोगों के गिर्द घूमती थी, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं होती थी। काश कि मैं मर्द का कोई और रूप भी देख पाती। काश ये भयानक रूप तुम्हारी शक्ल में मुझे ना देखना पड़ता। वो फूट फूट कर रोती थी। जॉनसन ने लंबी चीर से देखा, फिर उसका बाजू पकड़ते उसे गाड़ी में धकेला था। दूसरी तरफ से सब एक टांग पर खड़े थे। जैक ने नेल्सन को सीने से लगाया हुआ था। भाई आप ही और जॉनसन भाई कहाँ गए थे? यहाँ मामा इस हाल में पड़ी हैं। भाई आप ही को कहाँ लेकर चले गए हैं? नेल्सन फिक्र नहीं करो, वापस आ जाएंगे वो लोग। जैक भाई, जब आप ही के साथ आप लोग हर रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं तो भाई आप ही को किस हैसियत से साथ लेकर गए? नेल्सन की बात सुनकर जैक के सीने में दर्द हुआ था। कह देने से रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते नेल्सन। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं, और हम लोगों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। एक गलतफहमी ज़रूर हो गई है रिश्तों में, लेकिन रिश्ता अब भी बाकी है। रिश्तों के नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। जैक के कहने पर वो खामोश हो गया था। इतने में तौकी और जॉन आते दिखाई दिए। तौकी तो नेल्सन को सीने से लगाते तसल्ली दी थी, क्योंकि वो फिर से तौकी को देखकर रोने लगा था। जॉन, कहाँ लेकर गए थे तुम तौकी को? जैक ने दांत पीसते उससे पूछा, जो उस हाल में तौकी को लेकर निकल गया था। ज़रूरी काम से गए थे, जॉन स्पार्ट लहजे में कहा। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो आंटी की ज़िंदगी से बढ़कर ज़रूरी था? जैक, मैंने कहा ना कि ज़रूरी काम था, बाकी की तफसील मैं बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल आंटी के लिए दुआ करो तुम। जॉनसन कहे जैक से रहा था, लेकिन देख तौकी को रहा था जो खुद भी अब रो रही थी। करा से मुसलसल रो ही तो रही थी, ना कुछ खाया था ना पिया था, बस रोई जा रही थी। उसकी हालत देखकर लब भीज गया था। जैक ने गुस्से से जॉन को घूरा था जो उसे सच नहीं बता रहा था।